जुड़ी हुई नौकरी की तलाश में जुटे युवाओं के लिए बड़ी खुशखबरी। अगले 1.5 साल में 10 लाख लोगों की भर्ती की प्रधानमंत्री ने घोषणा करते हुए मिशन मोड में हायरिंग का आदेश जारी किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विभिन्न सरकारी विभागों और मंत्रालयों से कहा है कि वे मिशन मोड में काम करते हुए अगले 1.5 साल में 10 लाख लोगों की भर्ती करें। 10 लाख सरकारी भर्तियां अगले 18 महीने में पूरी की जाएं, ताकि जिन जिन विभागों में कोई पद खाली है उनको भरने का काम भी किया जाए और देश के लाखों युवाओं को 10 लाख सरकारी नौकरियां मोदी सरकार 18 महीने में भरने जा रही है। सरकार ने सेना, नौसेना और वायुसेना में सैनिकों की भर्ती के लिए एक नई अग्निपथ योजना का ऐलान किया है। इसके तहत बढ़ते वेतन और पेंशन खर्च को कम करने के लिए संविदा के आधार पर अल्पकाल के लिए सैनिकों की भर्ती की जाएगी, जिन्हें अग्निवीर कहा जाएगा। सुरक्षा मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति की बैठक में नई योजना को मंजूरी मिल जाने के बाद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इसका ऐलान किया है। राजनाथ सिंह ने कहा कि अग्निपथ भर्ती योजना एक क्रांतिकारी पहल है, जो कि सशस्त्र बलों को एक युवा प्रोफाइल पहचान दिलाएगी। भर्ती प्रक्रिया में आमूलचूल बदलाव से सैनिकों की भर्ती शुरू में 4 साल की अवधि के लिए होगी, लेकिन उनमें से कुछ को बरकरार रखा जाएगा। कार्यकाल पूरा होने पर अग्निवीरों को एक मुश्त सेवा निधि पैकेज दिया जाएगा। इस साल 46,000 अग्निवीरों की भर्ती की जाएगी। अग्निवीरों को 30 से 40,000 रुपए मासिक वेतन और भत्ते दिए जाएंगे। सेवा निधि को आयकर से छूट होगी और उन्हें 48 लाख रुपए का जीवन बीमा कवर प्रदान किया जाएगा, जिसके लिए उन्हें कोई भुगतान नहीं करना होगा। इसके लिए ऑनलाइन केंद्रीकृत व्यवस्था के माध्यम से पंजीकरण कराना होगा और इसके लिए जो आयु सीमा है वो 17 वर्ष 5 महीने से 21 वर्ष रखी गई है। जनरल ड्यूटी सैनिक के लिए शैक्षिक योग्यता 10वीं निर्धारित की गई है। नौजवानों को बतौर अग्निवीर आर्म्ड फोर्सेस में सेवा का अवसर प्रदान किया जाएगा और यह योजना देश की सुरक्षा को मजबूत करने व हमारे युवाओं को मिलिट्री सर्विस का अवसर देने के लिए लाई गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए हैं। मंत्रिमंडलीय समिति ने 1305 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से गुजरात के धुलेरा में नए ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे के पहले चरण के विकास के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है, जिसे 48 महीनों के भीतर पूरा किया जाना है। धुलेरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट कंपनी लिमिटेड इसे बनाने का काम करेगी। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कोचीन बंदरगाह प्राधिकरण को कर्ज अदायगी के लिए 3 साल की मोहलत देने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दे दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुंबई के प्रतिष्ठित समाचार पत्रों में से एक मुंबई समाचार की 200वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में विशेष डाक टिकट लॉन्च किया। इस मौके पर प्रधानमंत्री ने कहा कि मुंबई समाचार सिर्फ एक समाचार का माध्यम भर नहीं, बल्कि एक धरोहर है। मुंबई समाचार भारत का दर्शन है, भारत की अभिव्यक्ति है। उन्होंने कहा कि बीते कोरोना काल के दौरान जिस प्रकार पत्रकारों ने राष्ट्रहित में एक कर्मयोगी की तरह काम किया, उसको भी हमेशा याद किया जाएगा। इन 2 सदियों में अनेक पीढ़ियों के जीवन को, उनके सरोकारों को मुंबई समाचार ने आवाज दी है। मुंबई समाचार ने आजादी के आंदोलन को भी आवाज दी और फिर आजाद भारत के 75 वर्षों को भी हर आयु के पाठकों तक पहुंचाया। भाषा का माध्यम जरूर गुजराती रहा, लेकिन सरोकार राष्ट्रीय था। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पुणे के समीप देहू में संत तुकाराम महाराज मंदिर में एक शिला मंदिर का उद्घाटन भी किया। इस दौरान प्रधानमंत्री ने मंदिर के दौरे पर वारकरियों से बातचीत की। ये दौरा देहू में 20 जून से शुरू हो रहे वार्षिक वारी परंपरा के मद्देनजर हो रहा है। इस अवसर पर प्रधानमंत्री को विशेष तुकाराम पगड़ी भी भेंट की गई। राष्ट्रपति चुनाव के लिए नामांकन की प्रक्रिया आज से शुरू होगी।
राज्यसभा सचिवालय ने मतदान के लिए एक विशेष प्रकोष्ठ का गठन किया है। राज्यसभा के महासचिव पीसी मोदी को 18 जुलाई को होने वाले राष्ट्रपति चुनाव के लिए निर्वाचन अधिकारी नियुक्त किया गया। वो इस प्रकोष्ठ के प्रमुख भी होंगे। निर्वाचन आयोग के निर्देशों का पालन करते हुए स्थापित किए गए इस प्रकोष्ठ में राज्यसभा सचिवालय के टेबल ऑफिस के लगभग सभी अधिकारी शामिल हैं। राज्यसभा और लोकसभा दोनों सचिवालय के अधिकारी जो मतगणना प्रक्रिया का हिस्सा होंगे, निर्वाचन आयोग से प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं। एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार ने 18 जुलाई को होने वाले राष्ट्रपति चुनाव के लिए विपक्ष का साझा उम्मीदवार बनने से इनकार कर दिया है। राष्ट्रपति पद उम्मीदवार चुनने के लिए अब विपक्ष नए सिरे से मंथन करेगा। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और वामपंथी नेताओं ने मंगलवार को राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी प्रमुख शरद पवार से अलग अलग मुलाकात की और उनसे राष्ट्रपति चुनाव के लिए विपक्षी दलों का संयुक्त उम्मीदवार बनने का अनुरोध किया था। दिल्ली में राहुल गांधी से आज लगातार तीसरे दिन भी ईडी पूछताछ। नेशनल हेराल्ड मनी लॉन्ड्रिंग केस में सवाल जवाब होंगे। मंगलवार को राहुल से करीब 10 घंटे पूछताछ हुई। पहले दिन 8.5 घंटे तक चला था सवाल जवाब का दौर। कुल 18.5 घंटे हो चुकी है अब तक पूछताछ। करीब 10 घंटे की पूछताछ के बाद ईडी ऑफिस से निकले राहुल गांधी ने मीडिया के सवालों के जवाब नहीं दिए। ईडी ऑफिस से रात 11:15 बजे राहुल गांधी निकले और मंगलवार सुबह 11:05 पर प्रियंका गांधी के साथ ईडी के दफ्तर वो पहुंचे थे। सुबह 11:30 बजे से ईडी में पूछताछ शुरू हुई। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग ने एयर इंडिया की तरफ से एयर एशिया के अधिग्रहण को मंजूरी दे दी है। टाटा सन्स की सब्सिडियरी कंपनी एयर इंडिया को एयर एशिया में 100% हिस्सेदारी खरीदने की मंजूरी मंगलवार को मिल गई है। कुछ समय पहले ही एयर इंडिया ने किफायती हवाई सेवा देने वाली कंपनी एयर एशिया के अधिग्रहण का प्रस्ताव रखा था। AFC एशिया कप के अंतिम मैच में भारत हांगकांग को हराकर पहले पायदान पर रहने से कामयाब रहा। इससे पहले भारत ने क्वालिफायर्स में अफगानिस्तान को 2-1 से और कंबोडिया को 2-0 से हराकर हांगकांग के साथ एशिया कप के लिए पहले ही क्वालिफाई कर चुका है। भारत ने लगातार दूसरी बार AFC एशिया कप के लिए क्वालिफाई किया है। वहीं दूसरी ओर भारत ने T20 सीरीज में शानदार वापसी की है। तीसरे T20 मैच में भारत ने दक्षिण अफ्रीका को 48 रनों से हरा दिया। विशाखापट्टनम के डॉक्टर YS राजशेखर रेड्डी क्रिकेट स्टेडियम में खेले गए 5 मैचों की सीरीज के तीसरे मुकाबले में दक्षिण अफ्रीका के कप्तान तेम्बा बावोमा ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 5 विकेट गंवाकर 179 रन बनाए। जवाब में दक्षिण अफ्रीका की पारी 19.1 ओवर में 131 रन पर सिमट गई। भारत की ओर से हर्षद पटेल ने 4 विकेट झटके, जबकि युजवेंद्र चहल को 3 विकेट मिले। फिलहाल दक्षिण अफ्रीकी टीम सीरीज में 2-1 से आगे है। सीरीज का चौथा मैच 17 जून को राजकोट में खेला जाएगा। और अब खबरें राज्यों से। भारतीय जनता पार्टी की राजस्थान प्रदेश कार्य समिति की 2 दिवसीय बैठक आज से कोटा में शुरू होगी। पार्टी के प्रदेश पदाधिकारियों की और कार्य समिति की बैठक को भाजपा के राष्ट्रीय महामंत्री और प्रदेश प्रभारी अरुण सिंह, भाजपा प्रदेशाध्यक्ष सतीश पूनिया और भाजपा प्रदेश संगठन महामंत्री चंद्रशेखर संबोधित करेंगे। महाराष्ट्र के परिवहन मंत्री और शिवसेना के नेता अनिल परब को प्रवर्तन निदेशालय ने आज मुंबई में पूछताछ के लिए तलब किया है। रत्नागिरी के दापोल इलाके में रिजॉर्ट के निर्माण में तटीय विनियमन क्षेत्र के प्रावधानों को कथित उल्लंघन से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में उन्हें पेश होना है। महाराष्ट्र के पर्यटन मंत्री आदित्य ठाकरे भगवान राम का आशीर्वाद लेने के लिए आज अयोध्या जाने वाले हैं। यह गैर राजनीतिक कार्यक्रम होगा। उत्तर प्रदेश पुलिस ने प्रदर्शन के दौरान हुई हिंसा के सिलसिले में अब तक कुल 13 प्राथमिकी दर्ज की है और इस मामले में 325 आरोपियों को गिरफ्तार किया। राज्य के 8 जिलों में शुक्रवार को जुमे की नमाज के बाद नुपुर शर्मा की कथित टिप्पणी के खिलाफ प्रदर्शन किए गए थे। कश्मीर में टारगेट किलिंग के बीच केंद्र सरकार फिल्म फेस्टिवल
आयोजित करने जा रही है। जम्मू कश्मीर के केंद्र शासित प्रदेश बनने के बाद ये पहला राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव है। फिल्म महोत्सव आज से शुरू होने जा रहा है। फिल्म फेस्टिवल में भारतीय फिल्म निर्माताओं, संगीत निर्देशकों सहित अभिनेताओं को भी विभिन्न श्रेणियों में पुरस्कार दिए जाएंगे। उत्तर प्रदेश सरकार ने तबादला नीति 2022 को मंजूरी दी है। इसके तहत 15 से 20 जून तक तबादले किए जाएंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में कई दूसरे मुद्दों पर फैसला लिया गया। बैठक में पुलिस के 40,000 पदों पर भर्ती के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। उत्तराखंड के वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने विधानसभा में 63,000 करोड़ रुपए से अधिक का बजट पेश किया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि इस बार का बजट सभी की भावनाओं, जन कल्याण और उत्तराखंड के हर क्षेत्र को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है। उत्तराखंड में आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष रहे दीपक बाली बीजेपी में शामिल हो गए हैं। देहरादून में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की मौजूदगी में उन्होंने प्रदेश बीजेपी कार्यालय में बीजेपी का दामन थामा। समाजवादी पार्टी के विधायक राजेश शुक्ला, बीएसपी विधायक संजीव कुशवाहा और निर्दलीय विधायक राणा विक्रम सिंह बीजेपी में शामिल हो गए हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में इन लोगों ने बीजेपी का दामन थामा। पश्चिम बंगाल में सीबीआई की एक टीम ने तृणमूल कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी और उनकी पत्नी का कोयला घोटाला मामले में बयान दर्ज किया। सीबीआई की टीम इस मामले में दोनों से पूछताछ कर रही है। कलकत्ता उच्च न्यायालय ने केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो को पश्चिम बंगाल के सरकारी और सहायता प्राप्त प्राथमिक स्कूलों में उन 269 शिक्षकों की नियुक्ति की जांच करने का निर्देश दिया है जिन पर आरोप लगाया गया था कि उन्होंने पात्रता परीक्षा पास नहीं की है। कलकत्ता उच्च न्यायालय में केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो को पश्चिम बंगाल के सरकारी और सहायता प्राप्त प्राथमिक स्कूलों में 269 शिक्षकों की नियुक्ति की जांच के सिलसिले में निर्देश दिया गया है। और राजस्थान से अगली खबर है। राजस्थान ने अनेक इलाकों में मानसून से पहले की बारिश हो रही है, जहां पर सीमावर्ती बाड़मेर में बीते 24 घंटे में सबसे अधिक 130 मिलीमीटर वर्षा हुई। मौसम केंद्र जयपुर के मुताबिक बारिश का दौर अभी जारी रहेगा। असम की गुवाहाटी में लगातार वर्षा और भूस्खलन से जनजीवन अस्त व्यस्त है, यातायात अवरुद्ध है। कामरूप जिले के उपायुक्त ने लोगों से भूस्खलन वाले इलाकों में नहीं जाने को कहा है। प्रशासन ने आवश्यकता पड़ने पर टोल फ्री नंबर 1070 1079 और 1077 पर संपर्क करने को कहा है। और चलिए अब नजर डाल लेते हैं अंतर्राष्ट्रीय सुर्खियों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन, इजरायल के प्रधानमंत्री नेफ्ताली बेनेट और संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति मोहम्मद बिन जायद अल नहयान खाद्य सुरक्षा संकट और अन्य क्षेत्रों की चर्चा के लिए अगले महीने 13 से 16 जुलाई तक 12U2 नामक अपनी तरह के पहले आभासी शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। बांग्लादेश के सबसे बड़े पुल पद्मा पुल का निर्माण कार्य लगभग पूरा हो चुका है। इस पुल की वजह से ढाका और कोलकाता के बीच की दूरी लगभग आधी रह जाएगी। अभी जिस यात्रा को तय करने में 10 घंटे लगते हैं, पुल निर्माण के बाद मात्र 3.5 घंटे में इस दूरी को तय किया जाएगा। 25 जून को इस पुल का उद्घाटन किया जाएगा। माइक्रोसॉफ्ट आज अपनी ब्राउजर इंटरनेट एक्सप्लोरर को बंद कर देगा। इंटरनेट एक्सप्लोरर ने 27 सालों तक लोगों को देश दुनिया से जोड़े रखा। कंपनी ने कहा कि विंडोज 10 पर इंटरनेट एक्सप्लोरर की सेवाएं अब माइक्रोसॉफ्ट एज में मिलेंगी। इसे पहली बार 1995 में विंडोज 95 के लिए एड ऑन पैकेज के रूप में जारी किया गया था। माइक्रोसॉफ्ट एज इंटरनेट एक्सप्लोरर की तुलना में एक तेज, अधिक सुरक्षित और अधिक आधुनिक ब्राउजर है। रक्षा मंत्रियों के स्तर पर नॉर्थ अटलांटिक काउंसिल NAC की बैठक बुधवार 15 जून यानी कि आज और गुरुवार 16 जून को ब्रसेल्स में नाटो मुख्यालय में होगी। बैठक की अध्यक्षता नाटो महासचिव जेंस स्टोल्टेनबर्ग करने वाले हैं।
चीन ने करीब 18 महीने के बाद भारतीय नागरिकों के लिए वीजा आवेदन की प्रक्रिया फिर से शुरू की है। चीन ने नवंबर 2020 से भारत से विमानों के आवागमन और भारतीयों के लिए वीजा पर प्रतिबंध लगा रखा था। दिल्ली में चीन के दूतावास ने अपनी वेबसाइट पर इस संबंध में नोटिस जारी किया है। पश्चिमी अमेरिका में कैलिफोर्निया से लेकर न्यू मैक्सिको के कर्मी जंगल में लगी आग पर काबू पाने के लिए लगातार जद्दोजहद जारी है। आग के कारण सैकड़ों लोग अपना घर छोड़ने के लिए मजबूर हो गए हैं। जंगल में आग के कारण एरिजोना में फ्लैग स्टाफ की बाहरी सीमा से सैकड़ों लोगों को एहतियाती तौर पर निकाला गया है। श्रीलंकाई सरकार ने नकदी संकट से निपटने के लिए बड़ी कंपनियों पर 2.5% सामाजिक योगदान कर लगाने सहित कई उपायों को मंजूरी दी। सरकार ने आर्थिक सुधार को सुगम बनाने और ऊर्जा और खाद्य संकट को कम करने के लिए सार्वजनिक क्षेत्र के अधिकांश कर्मचारियों के लिए शुक्रवार को अवकाश घोषित किया। हालांकि ये स्वास्थ्य, बिजली और ऊर्जा, शिक्षा, रक्षा क्षेत्रों के कर्मचारियों पर लागू नहीं होगा। इस बीच अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने संकटग्रस्त श्रीलंका को अमेरिकी निवेश का भरोसा दिया है। हालांकि इसके लिए IMF के साथ बातचीत पूरी होने का इंतजार है। उन्होंने प्रधानमंत्री रानिल विक्रमसिंघे के साथ श्रीलंका की वर्तमान आर्थिक और राजनीतिक चुनौतियों पर चर्चा करने के दौरान ये बात कही। रूस यूक्रेन युद्ध के 111वें दिन रूसी सेना को पूर्वी यूक्रेनी क्षेत्रों में बढ़त मिलती दिखाई दी, जबकि पश्चिमी देशों से आने वाले हथियारों की खेप को रूसी सैनिक बीच में ही नष्ट कर रहे हैं। इस कारण यूक्रेनी सेना के पास हथियारों की कमी आ रही है। उधर यूक्रेनी शहर सेवरोदोनेत्स्क को जाने वाले तीनों पुल नष्ट करने के चलते एक क्षेत्र में जीवन दूभर हो गया है। माना यह जा रहा है कि इस शहर के 80% हिस्से पर अब रूसी नियंत्रण है।